बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं MTH 5101 कैलकुलस 1। इसमें हम लेक्चर में 6 to 10 मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, 5 मॉड्यूल्स को कवर करेंगे। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजब्राइक एक्सप्रेशन, इसमें हम अलजबरे के जो बेसिक लॉज वगैरह हैं उनको देखेंगे, नोटेशंस वगैरह देखेंगे और चीज़ों की डेफिनेशन देखेंगे जो अलजबरे के लिहाज से हैं। ठीक है, तो अलजब्राइक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले इसकी क्या डेफिनेशन है कि इट इज़ अ मैथमेटिकल फ्रेज दैट कंबाइंस कॉन्स्टेंट्स नंबर्स वेरिएबल्स लेटर्स दैट अननोन आर चेंजेबल वैल्यूज़ एंड ऑपरेशंस ई.जी. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। इट डज नॉट हैव एन इक्वल साइन। अच्छा, ये तो मैंने पढ़ दिया आपको। इसकी डेफिनेशन हो सकता है आपको समझ ना आई हो, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ कि मैथमेटिकल ये फ्रेज़ है। ठीक है, सबसे पहले आपने इस ज़हन में रखना कि अलजब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता, वो इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, मैथमेटिकल फ्रेज़ या सेंटेंस है जो कि किसके ज़रिए कंबाइन किया जाता है। कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसमें, जिनको हम नंबर्स बोलते हैं। वेरिएबल्स होते हैं जिनमें एक्स वाई जेड ए बी सी ये वाली चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल्स होते हैं ना, आपने याद रखना है कि इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल्स बोला जाता है। और कांस्टेंट जो होते हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। ठीक है, इसलिए कांस्टेंट बोलते हैं। एंड ऑपरेशंस, और किन के ज़रिए इनको जोड़ा जाता है, किन के ज़रिए कंबाइन किया जाता है? ऑपरेशंस के ज़रिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड पावर्स। ठीक है, ये जो मैंने आपको ऑपरेशंस बताए हैं, इनके ज़रिए इनको आपस में कंबाइन किया जाता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि इसमें इक्वल साइन नहीं होता। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें, 3x+5। ठीक है, इसमें ये +5 जो है वो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। x हमारा वेरिएबल है, 3 भी हमारा यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये देखें, ये भी हमारा a b c इसमें जो है वो वेरिएबल्स हैं। इसमें पावर भी आ गई है, ये देखें हमने पावर भी पढ़ी थी 1/2, इसमें कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह के यानी कि जो अलजबरी मैथमेटिकल फ्रेज होते हैं ना, उनको हम अलजब्राइक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वो कह रहा है कि अवेलुएट, हल करें t/2t-1 फॉर t इज़ इक्वल टू 5। कह रहा है कि जब t की वैल्यू 5 हो तो आप इसको अवेलुएट करें, इसको सॉल्व करें। सिंपल, आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे एक्सप्रेशन में t है वहाँ पे आप 5 पुट कर दें। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे t था 5 पुट कर दिया। यहाँ पे t है 2 × 5 × -1, ये हमारे पास 5/9 जवाब आ गया। 10 - 1 9 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगली एग्जाम्पल पर। हमारे पास है 2πr। 2πr क्या होता है? ये सरकमफेरेंस होता है सर्कल का। ठीक है, ये उसका फार्मूला होता है सरकमफेरेंस फाइंड आउट करने का। उसने कहा कि 2πr को आप सॉल्व करें r इज़ इक्वल टू 7 के लिए, यानी कि जब आपका r जो है वो 7 हो, आपने इसको सॉल्व करना है। तो हमने 2πr ले लिया, r की जगह हमने 7 पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डॉट लगा दें, मल्टीप्लाई, तो 2π वैसे ही आ गया। ये हमारे कांस्टेंट है, तो r की जगह की वैल्यू उसकी 7 पुट की, तो ये हमारे 7 2 बार 14 7π आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, अवेलुएट x + 2xy + 3y फॉर x इज़ इक्वल टू 5, y इज़ इक्वल टू -7। ठीक है, ये हमें एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन दे दी है। उसने कहा है कि इसको x इज़ इक्वल टू 5 और y इज़ इक्वल टू -7 के लिए आप सॉल्व करें। तो हमने एक्सप्रेशन ये वाली लिख ली है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट कर दी, +2, x की वैल्यू 5 अगेन, y की वैल्यू हमें -7 थी, ये हमने रख दी +3 ये वाला, और y की -7 रख दी। तो ये 5 - 70 - 21, ये -86 के बराबर आ गया। ठीक है, ये आपने इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके सॉल्व खुद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ते हैं पोलिनोमियल की। इट इज़ एन अलजब्राइक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ द सम difference of terms where each term is the product of a constant called coefficient and a variable raised to a non-negative integer exponent। अच्छा, अब पोलिनोमियल जो है ये भी हमारी एक अलजब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन एक ख़ास किस्म की है। हम इसको किस तरह बनाते हैं? हम इसको प्लस के साथ या डिफरेंस के साथ हम इसको, यानी कि टर्म्स, इसमें हम प्लस या माइनस करते हैं टर्म्स को। ठीक है, टर्म्स को हम इसमें प्लस या माइनस करते हैं। इसकी वजह से ये हमारे पास पोलिनोमियल बनती है। जब हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेयर ईच टर्म इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट। इसमें जो टर्म होगी ना, वो हर टर्म जो है वो एक कांस्टेंट की और एक वेरिएबल की, कांस्टेंट की और एक वेरिएबल की प्रोडक्ट होगी। ठीक है, मैं आपको ये नेक्स्ट
एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि यानी हर टर्म जो है वो प्रोडक्ट किस किस चीज़ का होगा, कांस्टेंट का और वेरिएबल का। और वेरिएबल की कोई ना कोई एक पावर होगी जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं? जो जीरो या जीरो से बड़े होते हैं, ठीक है। जनरली या पोलिनोमियल इन एक्स, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होती है पोलिनोमियल जिसमें हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इसको बनाते हैं, ठीक है। यानी जब हम टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें पोलिनोमियल मिलती है। इसमें हर टर्म जो होती है वो प्रोडक्ट किस चीज़ का होती है? कांस्टेंट का होती है, एक वेरिएबल का होती है। और वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होती है जिसको जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक जनरल पोलिनोमियल इन एक्स है, ठीक है। इसमें देखें कि पी ऑफ एक्स का क्या मतलब है कि पोलिनोमियल इन एक्स। तो ये हमारे पास ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एंड सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। अब ये देखें कि सारे जो इसमें वेरिएबल्स हैं ना वो एक्स हैं, ये वाले एक्स हैं, ठीक है। और ये जो ए एन माइनस वन अप टू ए नॉट ये जो हैं इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, ठीक है। ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं या कांस्टेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखें कि ये कोफिशिएंट या कांस्टेंट और ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। और एक्स की कोई ना कोई पावर भी है जो हम डेफिनेशन में पढ़ गए। ये देखें एक्स की भी कोई ना कोई पावर है, ठीक है। और आपने इसमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो ए एन है ना वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ए एन जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, तो पोलिनोमियल का कोई मकसद नहीं रहेगा, फिर उसका जो डिग्री है ना वो हम डिफाइन नहीं कर सकेंगे। अब नेक्स्ट इसको हम मजीद पढ़ते हैं कि एन इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एन जो है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए और इसको हम डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पूछेगा कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या है तो आपने हाईएस्ट पावर ऑफ एन चेक करनी है। जितनी उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो हमारा डिग्री होगी, ठीक है। अब इसकी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले मोनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जिस तरह ये देखें 5x की 4, इसमें एक ही टर्म है सिर्फ, ठीक है। बाइनोमियल, ऐसी टर्म जिसमें दो ऐसी पोलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हों, ये देखें ये एक टर्म ये दो टर्म, इनको माइनस के ज़रिए हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री। डिग्री का मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो पोलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। अगर एक्स की पावर 3 है सबसे बड़ी तो उसकी डिग्री 3 होगी, ठीक है। लीडिंग टर्म कौन सी होती है? लीडिंग टर्म वो होती है टर्म विद हाईएस्ट एक्सपोनेंट अरेंज इन डिसेंडिंग आर्डर। अगर आप किसी भी पोलिनोमियल की जो टर्म्स हैं उनको डिसेंडिंग आर्डर में, यानी कि जो उनकी पावर्स का डिसेंडिंग आर्डर है, डिसेंडिंग आर्डर कौन सा होता है? बड़े से छोटे की तरफ जाना, ठीक है। यानी आप बड़ी पावर को पहले रखें, छोटी को उसके बाद, फिर उससे छोटी, फिर उससे। अगर आप इसको पोलिनोमियल को इस तरह अरेंज करेंगे तो जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वो टर्म जो है वो लीडिंग टर्म होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली टर्म हमारी आती है एक्स की पावर 4, तो ये इसकी लीडिंग टर्म होगी, ठीक है, जब हम उसको डिसेंडिंग आर्डर में तरतीब दे लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल्स एंड रूल्स। इसके कुछ रूल्स हैं और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ये हमें दो पोलिनोमियल दी गई हैं, इनको हमने ऐड करना है। आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जो एक्स की 2 वाली टर्म होगी वो एक्स की 2 वाली में ऐड सब्ट्रैक्ट होगी, जो एक्स की 3 वाली टर्म होगी वो एक्स की 3 वाली में टर्म में ऐड सब्ट्रैक्ट एक्स वाली एक्स में होगी, ठीक है। ये आपने कांस्टेंट में ऐड होगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने सबसे पहले आप बेहतर होता है कि इसको आप डिसेंडिंग आर्डर में कर लें, ठीक है। ये सबसे बड़ी 4x की 3 ये मैंने लिख दी प्लस 8x स्क्वायर ये वाली लिख दी। अब यहाँ से हमने 12x स्क्वायर माइनस 5x प्लस, यानी कि सारी को हमने खोल के लिख दिया, दोनों ब्रैकेट्स ख़त्म कर दी, ठीक है। और हमने इकट्ठा करके लिख लिया। अब जो एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर में जमा प्लस माइनस हो जाएगा 4x की 3, तो ये सिर्फ अकेली टर्म है, ये हमने वैसे ही लिख दी। ये दोनों ऐड हो गए 20x स्क्वायर, ये दोनों हो गए हमारे पास 4x आ गया, और ये हमारे पास ये यहाँ पे आएगा 21 माइनस 21, ठीक है। यहाँ पे माइनस 21 है, -1 आ गया, ठीक है। सेम इसी तरह से ये वाली है, हमारे पास माइनस हो रही हैं दो पोलिनोमियल। तो जब आपने ज़हन में रखना है कि माइनस होगा ब्रैकेट्स के बाहर, तो जब ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे तो अंदर वाली अलामतें सारी चेंज हो जाएंगी इसकी, ठीक है। इसकी सारी अंदर वाली अलामतें चेंज होंगी, ये वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर बाहर माइनस है तो इसकी ब्रैकेट्स ख़त्म होकर अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये देखें 7x की 4 माइनस, ये इसके साथ प्लस था लेकिन जब ब्रैकेट ख़त्म की -5x3 आ गया। ये इसके पास -2x स्क्वायर था, ये +2x स्क्वायर, यानी कि इसको आपने तरतीब भी दे लिया और इसकी साइंस को भी चेंज कर दिया। अब जो जिसमें जमा होता है उसमें जमा करके, जिसमें माइनस होता है माइनस करके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आप इजीली कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये देखें, अगर दो पोलिनोमियल्स आपस में ज़रब हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनका क्या हल होगा? उनका हल ये होगा कि जो पहली पोलिनोमियल होगी उसकी पहली टर्म पहले सारे से मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे,
ठीक है। ये देखें मैंने x को सारे से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरी टर्म जो होगी उसको हमने सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये देखें +4 इंटू ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, +4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। इसमें जो लाइक टर्म्स हैं यानी कि 3x² तो वैसे ही आ गया, 2xy वैसे आ गया। अब ये वाली 17x हो जाएगी, बाकी चीज़ें वैसे ही आ जाएंगी क्योंकि कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल प्रोडक्ट। कुछ हमारे पास स्पेशल फार्मूले होते हैं, उनको देखते हैं कि a जमा b होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², ठीक है। इसमें ये तो सबको आपको आता होगा। और यहाँ पे x - a होल स्क्वायर है, माइनस वाला तो ये 2ab या 2ax के साथ माइनस आ जाएगा यहाँ पे, अगर दरमियान में माइनस है। x² - 2ax + a², ठीक है, इसके लिए। अब हम इसको देखते हैं, इसके ज़रिए हल करते हैं एक एक्सप्रेशन को। ये हमारे पास 3x - 8 होल स्क्वायर है, यानी कि ये हमारी इस शक्ल की आ गई। अब हमने इसको इस शक्ल में चेंज कर देना है। ये देखिए यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे x की जगह पे 3x है, तो ये यहाँ पे 3x का स्क्वायर जो कि 9x² के बराबर आ गया। ये फार्मूले वाला माइनस, ये फार्मूले वाला 2, a की वैल्यू 3x है, 3x, x की वैल्यू हमारे पास 8 है, वो 8 रख दी, प्लस a का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है a + b इंटू a - b। ये किसके बराबर होता है? a² - b²। ये भी एक स्पेशल फार्मूला है, ठीक है। 9x + 4 9x - 4। ये देखें, ये अब a + b और a - b की शक्ल में हमें दो चीज़ें मिल गई। हम इनको इस तरह लिख सकते हैं कि a² यानी कि 9x का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये देखें, नो सम ऑफ स्क्वायर्स फार्मूला फॉर रियल नंबर। वो कह रहा है कि रियल नंबर के लिए ये दरमियान में a² + b² वाला इस तरह का कोई फार्मूला नहीं है। ये ना हो कि आप यहाँ पे प्लस लगा के अपने आप से कोई फार्मूला बना लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टरिंग ऑफ पोलिनोमियल। आपने किसी पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, ठीक है, उसको फैक्टर्स में कैसे चेंज करना है। ये क्या प्रोसेस होता है? ए प्रोसेस इन विच वी राइट अ पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स एज पोलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, कॉन्स्टेंट्स सच दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई फैक्टर दैट गिव ओरिजिनल पोलिनोमियल। ये वो प्रोसेस है जिसमें हम पोलिनोमियल को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख देते हैं एज ए फैक्टर। हम फैक्टर जो है मतलब पोलिनोमियल जो है ना, उसके फैक्टर्स को प्रोडक्ट की शक्ल में लिख दें तो हम कहते हैं कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दिया पोलिनोमियल की। वो पोलिनोमियल्स भी हो सकती हैं फैक्टर्स जो हैं, मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। और जब हम उन फैक्टर्स को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई वो हमारी ओरिजिनल पोलिनोमियल हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है। अब हम इसकी देखते हैं कि क्या इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल px हो तो हम उसको अगर qx और rx में लिख दें तो ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने px की फैक्टराइजेशन कर दी। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स हमने बना दिए। ये दो फैक्टर्स हैं और इनको प्रोडक्ट कर दिया, ज़रब कर दिया। और इसमें जो देखें कि जो फैक्टर का है ना, फैक्टर का जो दर्जा होता है या डिग्री होती है वो हमेशा या तो px से कम होती है, जनरली वो px से कम होती है, लेकिन बराबर भी हो सकती है, लेकिन बड़ी कभी नहीं होगी। ये आपने ज़हन में रखना है। इसकी आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फैक्टर ये चीज़, ये इस पोलिनोमियल को आपने फैक्टर करना है तो आपने जो चीज़ जिसमें तीनों टर्म्स में जो कॉमन है ना वो आपने बाहर निकाल लेनी है। ये देखें, 3 इसमें भी आता है, इसमें भी 3 आता है, इसमें भी 3 आता है, हमने 3 को बाहर निकाल लिया। x, एक सिंपल x इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, x इसमें भी, इसमें भी, x इसमें भी, ठीक है। आपने जो सबसे छोटी टर्म होगी ना, मतलब छोटी डिग्री वाली, वो आपने बाहर निकालनी। वैसे तो यहाँ से x² y² भी कॉमन आ सकता है, लेकिन ये देखेंगे x² y² इसमें और इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने सबसे छोटी चीज़ जो प्रेजेंट होगी वो निकालनी है। तो हमने 3 निकाल लिया, 3 और साथ xy, ये सबसे छोटी। तो यहाँ से फिर 2x² y² इसमें से बचा, प्लस 15xy हमारे साथ इससे बचा, और हमारे पास 7 सिर्फ यहाँ से बचा क्योंकि हमने 3xy बाहर निकाल लिया है। फैक्टर आर ट्राइनोमियल। अब हम देखते हैं कि 3 टर्म्स वाली जो पोलिनोमियल है उसको हम कैसे फैक्टर करेंगे, ये हमें दी गई है। इसका सिंपल सा फार्मूला होता है कि जो चीज़ x² के साथ होना, अभी यहाँ पे 1 है, x² के साथ 1 है, तो आपने इसको -15 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आपने दो ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास -15 आंसर आए, और अगर जमा या तफरीक करें तो +2x आए। ये देखें, मैंने -15 के दो ऐसे नंबर ढूंढ लिए, 5 और 3। देखेंगे, इनको ज़रब देंगे, +5
और -3 को जब ज़रब देंगे तो -15 आएगा, जब इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +2x, यानी ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो ये आपने बहुत बेसिक चीज़ों में पढ़ी होगी, तो ये उम्मीद है आपको आती होगी। ठीक है, तो हमने यानी कि -15 के 2 फैक्टर ढूंढने हैं कि अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो -15 आए, और अगर उनको जमा तफरीक करें तो +2 आ जाए, ये वाला +2। ठीक है, ये वाली चीज़ आनी चाहिए। तो देखते हैं कि ये देखें x² + 5x - 3x - 15 प्लस यहाँ से हमने x कामन ले लिया, इतने हिस्से को अलहदा कर लें, इतने को अलहदा कर लें। x यहाँ से कामन लिया, x + 5 आ गया अंदर, यहाँ से -3 कामन लिया तो अंदर x + 5 आ गया। अब इसको और इसको कंबाइन कर दें, x - 3 आ गया, और इसमें से कोई एक चीज़ जो है वो आप लिख लें, x + 5 आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास फिर ट्राइनोमियल है एक, इसमें लेकिन ये देखें x² के साथ 5 आ रहा है, 1 नहीं है, 5 आ रहा है। तो आपने सिंपल वही काम करना है कि 5 को आपने -6 से मल्टीप्लाई करना है, जवाब -30 आएगा। अब आपने -30 के 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि उनको जमा या तफरीक करें तो +7x आए, ज़रब दे तो हमारे पास -30 आए। तो ये देखें, ये हमने 5x² + 10x - 3x, ये देखें 10 और 3 को -3 को आप ज़रब देंगे तो -30, और जब इनको आप ऐड करेंगे तो ये हमारे पास +7x आ जाएगा। ठीक है, 5x² + 10x - 3x - 6, यहाँ से ये चीज़ को इतनी को अलहदा कर लें, इतनी को अलहदा कर लें। यहाँ से हमें 5x कामन मिल रहा है दोनों से, तो x + 2 आ गया। यहाँ से हमें -3 कामन मिल रहा है, तो -3 कामन निकला तो अंदर x + 2 आ गया। तो इसको और इसको इकट्ठा कर दें और इनमें से कोई एक लिख लें। ये देखें, 5x - 3 को इकट्ठा करके x + 2 लिख लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास ये अगेन वही हमने फार्मूले से, अब जो हमने पढ़ा है ना a जमा b होल स्क्वायर, a जमा b होल स्क्वायर वाले फार्मूले से इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो ये देखें, 25x² को हम 5x इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, जब मरबा खोलेंगे तो ये अगेन 25x² बन जाएगा। अब जो दो फार्मूले में होता है 2ab जिसको हमने पढ़ा है 2, वो फार्मूले वाला, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 5x, और इसको हम 4 को जो है वो 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारी 2 आ गई, +2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर आ गया, तो इसका मतलब हम इसको 5x + 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम चलते हैं कि 9x² - 25 इसको फैक्टर करना है। 9x² को हम 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस दरमियान में 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a² - b² जिसको हम लिख सकते हैं a - b × a + b, 3x - 5 3x + 5। ठीक है, तो नेक्स्ट हम फार्मूलाज कुछ देखते हैं, क्यूब के फार्मूलाज। अगर क्यूब वाली चीज़ों को हमने फैक्टराइज करना है तो ये देखें, a की 3 + b की 3, ये हमारे पास होता है a + b × a² - ab + b², और a की 3 - b की 3 किसके बराबर होता है a - b × a² + ab + b²। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो ये वाली सारी टर्म्स प्लस वाली, अगर यहाँ पे प्लस आ जाए तो ये वाली सिर्फ माइनस वाली होगी, बाकी प्लस हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है इस फार्मूले को। ये देखें, x की 3 + 512, x की 3 को हम x की पावर 3 प्लस 8 को हम 512 को 8 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये देखें, हमारे पास a की 3 + b की 3 बन गया। अब वो फार्मूला लगाएं, a + b हमारे पास x + 8 आ गया, और a² हमारे पास x² आ गया, माइनस ये फार्मूले वाला। ठीक है, और 8x हमारे पास ab - ab, 8 हमारे पास a है, b हमारे पास x है, तो 8x, इसका स्क्वायर करेंगे b² तो 64 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टर 3x x + 2 × -1 की पावर -1/3 + 4 × x + 2 2/3। ये हमारे पास हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ कामन लेनी है जो दोनों में प्रेजेंट हो और छोटी हो जो सबसे। ठीक है, अब ये देखें कि हमारे पास x + 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हमने x + 2 बाहर निकाल लिया। अब मसला आ रहा है पावर का, कि पावर कौन सी निकाल ले। पावर जो हमारे पास छोटी होगी ना, ये हमारे पास माइनस में है, तो ये पावर छोटी है, तो हमने इसको बाहर निकाल लिया। तो ये देखें, ये सारी चीज़ बाहर निकाल ली हुई है, इसको हमने 3x फिर वापस सिर्फ बचा तो वो लिख लिया, प्लस यहाँ से हमने -1/3 बाहर निकाल लिया। ये देखें, अगर हम 1 - 1/3 करें ना तो इसका आंसर ये आएगा 3 - 1 2/3, यानी कि ये 2/3 है ना, इसमें से हमने पूरा एक -1/3 बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे सिर्फ x + 2 की पावर 1 बच जाएगा, सिर्फ x + 2 की पावर 1 और साथ 4 बच जाएगा। क्योंकि मैंने ये आपको हल करके दिखा दिया कि अगर आप 1 - 1/3 करेंगे इसको चेक करने के लिए, तो आपका जवाब 2/3 बराबर आ जाएगा, सेम आ जाएगा जो हमें चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं रैशनल एक्सप्रेशंस। रैशनल एक्सप्रेशंस कौन सी होती हैं, कि ऐसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो पोलिनोमियल जो हैं वो एज ए फ्रैक्शन अपीयर हो जाएं, यानी कि दो पोलिनोमियल्स अगर आपकी बटे की शक्ल में आ गई हैं, फ्रैक्शन की शक्ल में आ गई हैं, तो हम उनको रैशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास px और qx दो पोलिनोमियल हैं, और qx जो है ना, qx 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बटे में जो 0 है ना,
फ्रैक्शन के नीचे, वो मैथ में अलाउ नहीं है, वो अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई पोलिनोमियल आर ऑफ एक्स है, अगर हम उसको इस तरह लिख लें पी ऑफ एक्स बटा क्यू ऑफ एक्स रैशनल या फ्रैक्शन की शक्ल में, तो वो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन होगी। यानी दो पोलिनोमियल्स को अगर हम बटे की फॉर्म में या फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दें तो वो हमारी रैशनल एक्सप्रेशन होगी। तो ये आर एक्स को हमने बटे की शक्ल में लिख लिया। ये इसकी एग्जांपल है। ये ऊपर वाली भी हमारे पास एक पोलिनोमियल और नीचे वाली भी पोलिनोमियल, और दोनों को हमने फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीक़ाकार है, ये हमें एक रेशनल एक्सप्रेशन दी गई है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, ऊपर ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फार्मूला लगाएं, एक्स स्क्र माइनस 4 का स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमने ये चीज़ लगा दी। नीचे आप फैक्टराइजेशन कर लें, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस एक्स प्लस 4, ये मैं आप बताऊंगा नहीं, ये आपको पीछे पढ़ा के आया हूँ कि आपने फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो यहाँ से आप x कामन ले, इतने हिस्से से x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 1 आया तो x प्लस 1 आ गया, तो इसको इकट्ठा करें तो ऊपर x प्लस 4 x माइनस 4, नीचे x प्लस 1 x प्लस 4, तो x प्लस 4 से कट गया यहाँ पे, तो x माइनस 4 बटा x प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये चीज़ इसके बराबर है। तो सिंपल क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को लें, इसका एलसीएम ले। एलसीएम क्या आता है कि वो चीज़ लेनी होती है एलसीएम के, आपने कोई चीज़ छोड़नी भी नहीं है और सबसे मिनिमम चीज़ भी हो। एलसीएम वो नंबर होता है जो आप किस छोड़ना भी नहीं है और सबसे मिनिमम नंबर भी हो। अब देखें, अगर हम x लेते हैं तो y छूट जाएगा, अगर y लेते हैं तो x रह जाएगा, तो हमने इन दोनों को ही एलसीएम ले लिया, यानी कि इसका एलसीएम xy आ गया। जब एलसीएम को दरमियान में रख के और 3 पे करेंगे, x पे करेंगे तो x कट जाएगा, 3y आ जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ से y कट जाएगा तो 4x जवाब आ जाएगा। जो जवाब आता है हम उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो 4x आ जाएगा, इस तरह 3y आ जाएगा। तो ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है रेशनल, और ये एक रेशनल है, लेकिन दरमियान में इसके तकसीम आ गया, डिवीजन आ गया। सबसे पहले इनको आप सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करें और नीचे वाली को, ये देखें मैंने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी है, इसकी भी फैक्टराइजेशन कर दिया। अब मैं इनको इस तरह करके लिख सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहली एक्सप्रेशन को ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली चीज़ लें और ये वाली, ये देखें कि जब आपने तकसीम से मल्टीप्लिकेशन में जाना है ना, तो आपने बटे को चेंज कर देना है। जो नीचे इस वाली जो अगली एक्सप्रेशन होगी ना, ये वाली, इसका आपने बटा ऊपर ले जाना है, ये नीचे ले जाना है। तो मैंने यही किया, मैंने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और x+2 को ऊपर ले गए, x+3 को नीचे ले गए। ठीक है, तो यहाँ से x+3 कट गया, x+2 से कट गया, तो ये हमारे पास x+1 इंटू x-3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि जब हमारी दो रियल लाइंस एक दूसरे को 90 के एंगल पे या राइट एंगल पे या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करें, तो हमारे पास जो प्लेन हासिल होता है या जो फिगर हासिल होती है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या है, ये हमें जो पॉइंट्स है ना उनको लोकेट करने में मदद देता है। ठीक है, ये मैंने दो रियल लाइंस ली हैं, ये वाली और ये वाली, इनको 90 के एंगल पे इंटरसेक्ट करवा दिया। ठीक है, ये हमारी जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस कहते हैं। इस तरफ एक्स की, ये देखें मैंने लिखा, ईच पॉइंट इन द प्लेन इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। आप प्लेन में कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स वाई को। और आपने जेन में रखना है कि एक्स वाई जो है वो कभी भी वाई एक्स के बराबर नहीं होता। ये आपने चीज़ जेन में रखनी है कि एक्स वाई जो है वो कभी भी वाई एक्स के बराबर नहीं होता, इसीलिए इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं कि आप इसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये देखें, ये हमारा ओरिजिन है, ये ओ को ओरिजिन बोलते हैं, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं। यहाँ पे जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0, ये देखें मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0। ये होता है हमारा क्वाड्रेंट 1। ये 4 क्वाड्रेंट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेंट 1 होता है, इसमें अगर पॉइंट्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स प्लस हों तो वो इस क्वाड्रेंट में आ जाता है। ये क्वाड्रेंट 2 है, इसमें अगर एक एक्स वाला माइनस हो और प्लस वाई वाला प्लस हो तो ये वो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर पॉइंट्स के दोनों माइनस हो कोऑर्डिनेट्स, यानी एक्स और वाई दोनों माइनस हो, तो वो इसमें आ जाएगा। अगर सॉरी, अगर वो एक सॉरी अगर वो हमारे पास एक प्लस हो और एक माइनस हो, ठीक है, एक प्लस हो और एक माइनस हो, पहला प्लस हो दूसरा माइनस, तो वो चौथे क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ कि जो एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा ना, वो इस तरफ को होगा फ्रॉम ओरिजिन। ये देखें मैंने तीर का निशान भी बनाया है, वो इस तरफ होगा। ठीक है, और एक्स जो है वो नेगेटिव किस तरफ होगा, इस तरफ, ओरिजिन से इस तरफ
इस लाइन पे x नेगेटिव होगा, ठीक है। x जो है y जो है वो पॉजिटिव कहाँ पे होगा, वो इस तरफ होगा ऊपर की तरफ, ये देखें मैंने तीर का निशान बनाया हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन। और y जो है वो नेगेटिव किस तरफ होगा, वो ओरिजिन से नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब हम कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें मैंने 0,3 को रिप्रेजेंट किया है। इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, लेकिन 3 इसका जो है y कोऑर्डिनेट है, तो इसका मतलब ये सिर्फ y एक्सिस पे ही हो जाएगा रिप्रेजेंट, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट है ही नहीं। ये ओरिजिन है हमारा 0,0, इसका हमें पता है। ये हमारे पास 1,-3 है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है, तो वो यहाँ पे तकरीबन 1 बनता है यहाँ पे। और -3 ये -2 है, इसके आगे -3, ये सेंटर में ये -3, ये 1,-3 पॉइंट आ गया, ठीक है। ये देखें ये 2,-4, इसका x कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये माइनस आ गया, ये वाला पॉइंट ये -4, और 2 इसका y कोऑर्डिनेट है, ये इसका 2 आ गया, ठीक है। तो ये -4,2 आ गया। अब हमारे पास एक इक्वेशन है y = -x+1। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, इसमें x का दर्जा जो है वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास एक लाइन हासिल होगा। तो आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज़ आप हासिल कर सकते हैं। ये देखें मैंने x की पहले 0 पुट की है, तो y हमारा 1 आ गया इस इक्वेशन में। फिर y की मैंने x की मैंने 2 पुट किया, तो y हमारा -1 आ गया। तो हमने क्या करना है कि 0,1, 2, -1, इन 2 पॉइंट्स को जब हम प्लॉट करेंगे तो ये देखें ये हमारा ग्राफ आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमने 2 पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट करके ये निकाल लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ डाटा ई.जी. सोशल मीडिया ट्रेंड। ये ठीक है, ग्राफ जो होते हैं, कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है हमारा, वो किसके लिए हमारे काम आता है रियल लाइफ में। जिस तरह के हमें सोशल मीडिया का डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करना होता है कि हमें 1 घंटे में इतने लाइक्स मिले हैं या इस तरह उस तरह, मतलब ना। ये देखें मैंने आपको एक इक्वेशन दी है जो कि लाइक्स की इक्वेशन है, यानी कि अगर 1 घंटा हो तो 1 घंटे में हमें 50 लाइक, 2 घंटे हो तो हमें लाइक्स जो हैं वो 100 हो जाएंगे। ये देखें मैंने L = 50H, इसमें आप H की वैल्यूज़ चेंज करते जाएं, आपको लाइक्स मिलते जाएंगे, ठीक है। इसको हम जो है वो मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें मैंने पहले 1 रखा तो 1,50 आ गया जवाब, फिर मैंने 2 रखा 2,100, 3,150, और ये इस तरह मैंने इनको प्लॉट कर दिया। ये देखें ये वाले पॉइंट्स, ठीक है। ये आपका जो सोशल मीडिया ट्रेंड है उसको भी रिप्रेजेंट करने में मदद देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटरसेप्ट्स ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। किसी ग्राफ के इंटरसेप्ट क्या होते हैं। इंटरसेप्ट्स वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ग्राफ जो है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो एक्सिस को कट करता है। यानी कि ये देखें ये हमारे पास एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है फंक्शन का, तो ये हमारे पास जहाँ पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया, जहाँ पे वाई एक्सिस को कट किया, ये इसके इंटरसेप्ट होंगे। ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम इक्वेशन में y = 0 पुट करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। दे हेल्प इन क्विकली स्केचिंग ग्राफ्स, ठीक है। इनका फ़ायदा क्या होता है कि ये हमें बहुत जल्दी जो है वो ग्राफ स्केच करने में या ग्राफ बनाने में बहुत जल्दी हमारी हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि फॉर y = 2x - 6, हमें इक्वेशन दी है, हमने इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने हैं। तो x इंटरसेप्ट के लिए y = 0, जब y = 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू 3 आ गई यहाँ से, ठीक है। ये 6 को उधर ले जाएँ, 2 से डिवाइड कर दें, x 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा 3,0, x की वैल्यू 3, y हमने 0 लिया था, ठीक है। पॉइंट हमारा 3,0। y इंटरसेप्ट के लिए सेट x = 0, x को 0 पुट करें तो y हमारा -6 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, x को 0 पुट किया था, y की वैल्यू -6 हमारे पास आ गई। अब ये देखें इन्होंने 2 ग्राफ्स बनाए हुए हैं। वैसे तो उन्होंने वो सॉफ्टवेयर पे बनाए हैं, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे आइडिया दिया। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ एक लाइन बनेगा हमारे पास, ठीक है। y ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक y = x², ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसका दर्जा 2 होता है, ठीक है, डिग्री 2 होती है। तो इसका ग्राफ हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पैराबोला बनता है, ठीक है। इस शेप को पैराबोला कहते हैं। ये आप नेक्स्ट पढ़ेंगे जाके। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या करता है, ये हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना वो बताता है। यानी कि अगर हमारे पास पॉइंट्स P x1, y1 है और दूसरा पॉइंट Q x2, y2 है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस बताएगा कि इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। ये देखें ये एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो ये डिस्टेंस हमें बताएगा, ये वाला जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये डिस्टेंस निकालेंगे, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस। वो कैसे आएगा, वो हमारे पास जो y2 कोऑर्डिनेट है ना इसका,
इस पॉइंट का, यानी कि जो ऊपर पॉइंट है उसका हमने वाई कंपोनेंट ले लेना है, ठीक है। तो y2 उसका कंपोनेंट आ जाएगा और नीचे वाले पॉइंट का हमने y1 कंपोनेंट, नीचे वाले का y1 है ना, तो हमने y कंपोनेंट्स को माइनस कर देना है, यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाले को। ज़ाहिर बात है जो ऊपर वाला है वो ऊपर बड़ा होगा तो हम नीचे वाले को उससे माइनस कर देंगे। वैसे तो आप उल्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये साथ हमारे पास जो है वो लगा हुआ है, एब्सोल्यूट साइन लगी हुई है एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो ये अगर माइनस आप इसको उल्ट भी कर लेना y1 माइनस y2, तो फिर भी ये जवाब सेम आएगा, क्योंकि जो मॉडुलस फंक्शन होता है एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, वो माइनस को भी प्लस कर देती है, ये आप जेहन में रखें, ठीक है। हमने ये वाला डिस्टेंस कैसे निकाला, इसका y2 कंपोनेंट जो है उसको माइनस कर दिया y1 से, ठीक है, ठीक है। ये हमने y1 को हमने y2 से माइनस कर दिया, सिंपल। जो ऊपर था बड़ी वाली चीज़ सी, उसको हमने नीचे वाली को हमने ऊपर वाली से माइनस कर दिया। सेम इसी तरीके से ये जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा x2 माइनस x1 का मॉड। अब हम इस पे फिसागोरस का कानून अप्लाई करते हैं। फिसागोरस का कानून ये होता है कि मतलब इस साइड का स्केयर जो होता है ना, ये जो बड़ी वाली साइड है, इस साइड का स्केयर इन दोनों के स्केयर के प्लस के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने d बोल दिया था जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, तो इनको हमने ये इसकी ये वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, इसको हमने यहाँ पे रखा, दोनों को प्लस कर दिया। इधर d स्केयर चल रहा था तो हमने d निकालना है, तो दोनों तरफ हमने स्केयर रूट ले लिया, यहाँ से स्केयर ख़त्म हो गया, तो ये वाली चीज़ जो है वो हमारी ये आ गई फार्मूला, ये डिस्टेंस फार्मूला है। अब हम निकालते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन -2,5 एंड 4,-1। सिंपल आपने क्या करना है कि x2 माइनस x1 का स्केयर, इसमें आपने वैल्यूज़, ये हमारे पास ये x1 है, ठीक है, ये हमने x1 रख दिया, ये हमारे पास x2 है, ये x2 रख के माइनस करके इसका स्केयर कर दिया। सेम इसी तरीके से y2 माइनस y1, ये देखें ये हमारे पास y2 है -1, ये हमारे पास y1 है, ये -5 होल स्केयर आ गया। तो इसको आप करें, ये 4 + 2 6 का स्केयर, ये हमारे पास -1 -5 -6 का स्केयर, ये 72 के स्केयर रूट के बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 6/2, ठीक है। दिस फार्मूला यूज्ड इन नेविगेशन एंड मैपिंग आल्सो, ठीक है। ये फार्मूला जो है नेविगेशन और मैपिंग में भी इस्तेमाल होता है, और बायोलॉजी में सेल कल्चर की जो फोटोज़ हैं, इमेजिंग है, उनके हासिल करने के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये देखें इसकी नेविगेशन की एक मिसाल है कि एक ड्रोन जो है वो स्टार्ट होता है 1,2 से और एक पैकेज डिलीवर करता है 7,9 पॉइंट पे जाके। तो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। सेम वही पुराने वाला फार्मूला 7 - 1 होल स्केयर तो 9 - 2 होल स्केयर, सारे का स्केयर रूट d बराबर, ठीक है, ये d के बराबर होता है। तो ये 6 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर, ये 85, ये तकरीबन 9.22 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या करता है कि ये हमारे पास अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये हमारे पास जो है एग्जैक्टली जो इसका मिड पॉइंट बनता है ना, सेंटर बनता है, ये उसको फाइंड आउट करने में हमारी मदद देता है। अगर ये 2 पॉइंट्स P और Q है ना, तो इनके दरमियान जो इसका सेंटर होगा ना एग्जैक्टली, ये उसको फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स है x1 y1 और x2 y2, ये उनके लिए मिड पॉइंट का फार्मूला होगा। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, x1 + x2 को 2 से डिवाइड कर दे, कॉमा y1 + y2 को 2 से डिवाइड कर दें, और ये भी हमारे पास एक ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ही आएगा। ये देखें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फाइंड मिड पॉइंट बिटवीन 3, -5 एंड 7,9। ये देखें x1 x2 को ऐड कर दे 3 + 7/2, y1 और y1 ये है, y2 ये है, इनको ऐड कर दिया बटा 2, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट आ गया। इट इज़ यूज्ड फॉर लोकेटिंग सेंटर। ये जो हमारे पास फिगर्स होती हैं, ये उनके सेंटर्स को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल विद डायामीटर एंड पॉइंट्स। ये एक सर्कल है हमारे पास, ये देखें मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका ये चीज़ डायामीटर होती है, ये जो लाइन गुजरती है ना सेंटर से दोनों पॉइंट्स तक, वो हमारे पास डायामीटर होता है सर्कल का। एक पॉइंट उसका P1 है ये वाला, और दूसरा पॉइंट P2 है ये वाला। तो हमने उसका सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। सिंपल आप मिड पॉइंट फार्मूला लगाएं, ये देखें x1 x2 इनको प्लस करें ओवर 2, y1 y2 इसको प्लस करें ओवर 2, तो ये हमारा सर्कल का सेंटर आ गया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। 5 मॉड्यूल हमने इसमें कवर किए हैं। तो लास्ट पे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियोस को लाजमी शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाजमी कमेंट करें, ठीक है। यही चीज़ हमारी मोटिवेशन होती है। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।